प्रत्यास्थता गुणांक। और इसमें 9, 6, 1 यानी पहला जो बिंदु है वो है यंग गुणांक। यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस। या यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, परिभाषित करना ये हम कर चुके हैं। परिभाषित हम जानते हैं कि हुक्स के नियम से, हुक लॉ, हुक नियम से, नियमानुसार हम यहाँ लिख देंगे प्रतिबल अनुक्रमानुपाती या समानुपाती विकृति। ठीक, तो किसी प्रत्यास्थ धातु तार के लिए लंबाई में परिवर्तन या अनुदैर्घ्य विकृति को ज्ञात करने के लिए प्रतिबल F/A समानुपाती डेल्टा L/L। लंबाई में परिवर्तन कितना? डेल्टा L। डेल्टा L क्या है? लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन क्या है? डेल्टा L। ठीक, और वास्तविक लंबाई, जो लंबाई है वो कितनी है? वास्तविक लंबाई कितनी है? वो है L। F बल है और A अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल लिख दें या क्षेत्रफल लिख दें जिस पे बल लगाया गया है। ये परिभाषाएं हम कर चुके हैं। अब मैं ये जो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का निशान है इसको हटाकर एक नियतांक लगा लेता हूँ। F/A बराबर y डेल्टा L/L, जहाँ y यंग गुणांक किसके लिए? तार के लिए है, यानी y जो है यंग गुणांक है। तो यंग गुणांक का मात्रक क्या होगा? अगर देखा जाए यंग गुणांक का मात्रक, क्या होगा? अब देखा जाए तो देखिए लंबाई बटे लंबाई कोई मात्रक नहीं है, लंबाई तो खत्म हो गई। लंबाई बटे लंबाई है, बल बटे क्षेत्रफल क्या है? दाब का मात्रक है। तो यंग गुणांक का मात्रक या यंग गुणांक का मात्रक दाब के मात्रक का मात्रक दाब का ही मात्रक है। ये बात भी याद हो गई। देखो, याद करने में आसानी होगी। ठीक, कैसे हो जाएगा? जो कि भाषा को सरल करते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ये हो गया इसका मात्रा।
यंग गुणांक का फॉर्मूला बना लिया हमने, F/A और यंग गुणांक डेल्टा L/L, ऐसे ये बना लिया। देखो अब इस पर जो आंकिक प्रश्न है उन्हें करने से ये समझ में आ जाएगा मामला। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल करते हैं, बिल्कुल पहला उदाहरण है एनसीईआरटी में। यह है उदाहरण 9.1, बिल्कुल पहला उदाहरण है। उदाहरण 9.1, उदाहरण 1 को पढ़ लें। एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 mm है। त्रिज्या से मतलब है कि इस्पात की जो छड़ है, मान लीजिए इस्पात की छड़ ऐसे है यूँ, और इसकी जो त्रिज्या है यह अनुप्रस्थ त्रिज्या है। ये वाली जो त्रिज्या है, ये वाली, इसको कह रहे हैं कि ये R है और R का मान है 10 mm, यानी 10 गुना 10 की घात -3 मीटर। 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं, या 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। और इस छड़ की जो लंबाई है इसकी, वो कितनी बताई है? वो बताई है 1 मीटर, यानी इसकी लंबाई जो है ये 1 मीटर है। हम जानते हैं कि ये मान होता है L का, जो लंबाई है L जो है वो 1 मीटर है। 100 किलो न्यूटन का एक बल इसको लंबाई की दिशा में तनित करता है, यानी इस तरफ से मान लीजिए इसे कहीं फंसा दें यूँ, और ऊपर को कोई बल लगा दें F। ये है 100 गुना 10 की घात 3 न्यूटन का बल। ठीक, इसकी लंबाई को बढ़ाता है, इसे खींचता है। ठीक, छड़ में प्रतिबल विस्तार तथा विकृति की गणना कीजिए। संरचनात्मक इस्पात का यंग गुणांक। ठीक, ये यंग गुणांक है इसका, वो कितना है? 2 गुना 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये है इसका यंग गुणांक। ठीक, तो सामान्यतः सूत्र लगाना है इसमें, और कुछ नहीं करना, सारी बातें दे रखी हैं। ठीक, ऐसे तो क्षेत्रफल A, ठीक, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं है हमारे पास। कितना है? तो यह एक वृत्ताकार अनुप्रस्थ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो ये लगाना पड़ेगा। पाई r कितना है? r है 10 की पावर -2 मीटर में, ये हो गया क्षेत्रफल। ठीक, अब हम चाहते हैं कि लंबाई में वृद्धि कितनी है, तो डेल्टा L चाहते हैं निकालना। तो कितना आ जाएगा डेल्टा L? देखिए F/L/AY। FL/AY हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ सूत्र में रख देते हैं F का मान, जो बल है 10 की पावर 5, ये बल बन गया। लंबाई 1 मीटर है। Y 2 गुना 10 की घात 11 है। क्षेत्रफल पाई गुना 10 की घात -4 है, और ये आएगा मीटर में। ठीक, इसको हल कर दें थोड़ा सा, तो कितना आएगा ये देखो। 10 की घात ये 4 है, ऊपर जाके 10 की घात 9 हो जाएगी, 11 ऊपर चली जाएगी, 10 की घात -2 बचेगा ऊपर। 10 की घात हो गया, अब बचेगा 2 पाई, ऐसे। ठीक, ये मीटर में आ गया। इसको और ठीक कर सकते हैं। ठीक, 2 पाई को 3.14 लगा सकते हैं। ठीक, तो ये आ रहा है 1.59 10 की घात -3 मीटर। दस की घात -3 मीटर है ना।
अगर इसको मिलीमीटर में बनाना चाहते हैं तो 10⁻³ हटा देंगे तो ये बन जाएगा मिलीमीटर। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद आई विकृति। विकृति यानी डेल्टा L अपॉन L। तो ये देखिए, ये भी वही हो गया, 1.59 गुना 10⁻³ ये बन गई विकृति। ठीक, बिल्कुल सेम। यहाँ से हटा के अलग लिखता हूँ इसको, विकृति को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 1.59 गुना 10⁻³ ये 1 क्यों लगाया? क्योंकि लंबाई जो है 1 मीटर है। ठीक, इसके बाद प्रतिबल विकृति। प्रतिबल आप जानते हैं, प्रतिबल क्या है वो पहले ही निकल गया। प्रतिबल जो है वो होता है F/A। बस F का मान निकला पड़ा, 10⁵ है। एरिया पाई 0.01 ऐसे लिख दें, का स्क्वायर है, या 10⁻² लिख दें। ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो बिल्कुल साधारण सा सवाल है और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में यही आ जाता है। 11वीं की वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल साधारण सा सवाल आएगा, ऐसा ही सवाल आएगा। इसमें देखिए सब कुछ आपको गिवन था, सब कुछ आपको दे रखा था, केवल आपने इस त्रिज्या का इस्तेमाल करके ये एरिया निकाला है बस। ठीक, और कुछ भी नहीं, बाकी सब चीज़ें सरल हैं। ठीक, चलिए अब इसी पर एक दो और उदाहरण है, उसे भी लेते हैं। देखिए उसमें क्या है। उदाहरण 9.2। तांबे का एक तार 2.2 मीटर लंबा तार, तो लिख लेते हैं तांबे का तार। ठीक, लिखते हैं L कॉपर, इसकी लंबाई L और कॉपर किसके लिए बता दिया, Cu तांबे के लिए। इसकी लंबाई है 2.2 मीटर। ठीक, इस्पात का तार, इसे लिख देते हैं L आयरन लोहा, इसकी लंबाई है 1.6 मीटर। दोनों के व्यास 3 मिलीमीटर हैं। दोनों की त्रिज्या यानी R कॉपर वो भी 1.5 गुना 10⁻³ मीटर है। मिलीमीटर में बताया था व्यास, तो व्यास को आधा कर दिया, क्या बन गई मीटर में, त्रिज्या। ठीक, और दूसरी त्रिज्या लोहे की है, उसे भी लिख देता हूँ। आयरन को क्या करता हूँ, आयरन लिख, ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आयरन लिख दो। ये भी एक जैसी त्रिज्या है, दोनों के व्यास समान है। ऐसे जब किसे एक भार से तनित किया गया तो कुल विस्तार इतना होता है। दोनों के सिरे जुड़े हुए हैं, दोनों तार के सिरे जुड़े हुए हैं। जब इन्हें किसी भार से लटकाया गया तो कुल विस्तार 0.7 मिलीमीटर का हुआ। लगाए गए भार की गणना कीजिए। ठीक, तो कुल मिला के दोनों की लंबाई में जो परिवर्तन है, ठीक, यानी डेल्टा L जो है वो है डेल्टा L कॉपर प्लस डेल्टा L आयरन। कह रहा है ये जो पूरा हुआ है ये हुआ है 0.7 mm, यानी 0.7 गुना 10⁻³ मीटर। दोनों तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों के सिरे जुड़े हुए हैं। कोई भार लटकाया गया तो ये लंबाई में परिवर्तन हुआ। तो कह रहा है कि ये जो है
भार कितना है ये बताइए। अब मान लीजिए दोनों तारों को जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखते हैं, दोनों तारों को जोड़ लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर कोई भार लटका देते हैं। ये लटका दिया भार, जिसे कहेंगे W। और पहले तार को मान लेते हैं, ये तार है कॉपर का, इसे मान लेते हैं L कॉपर, और दूसरे तार को मान लेते हैं L आयरन। ठीक, तो देखिए कुल भार जो है, दोनों तार एक सिरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों तार खींचेंगे तो इसकी लंबाई में जो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, डेल्टा L कॉपर होगा और दूसरे वाले में डेल्टा L आयरन होगा। सूत्र क्या बताएगा? तांबे के तार के लिए क्या, तांबे के तार के लिए क्या सूत्र मिलेगा हमें? भार यानी W, क्षेत्रफल यानी A, और Y कॉपर और डेल्टा L कॉपर और L कॉपर। ये तांबे के तार के लिए है। ये हो गया प्रतिबल, भार बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार का जो भी है। ये हो गया उसका यंग मॉडुलस, यंग गुणांक। ये हो गया उसकी लंबाई में परिवर्तन, और ये हो गई उसकी मूल लंबाई या वास्तविक लंबाई। तो यहाँ से डेल्टा L कॉपर निकल जाएगा, कितनी लंबाई बढ़ी? W L कॉपर बटे A Y कॉपर। ठीक, इसी प्रकार इस्पात के तार के लिए डेल्टा L इस्पात, ये भी निकल जाएगा, भार L इस्पात, क्षेत्रफल वही है, क्षेत्रफल तो समान है दोनों का क्योंकि अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या या व्यास दोनों के समान हैं, और ये Y इस्पात, ये आ गया। इन दोनों लंबाइयों में परिवर्तन ये है। ठीक, अब क्या करें? दोनों को जोड़ दें, कुल लंबाई में परिवर्तन है ना, ये लिख देते हैं 0.7 10 की घात -3, और ये लिखते हैं W, कॉमन ले लेते हैं दोनों में, A भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया L कॉपर बटे Y कॉपर। L कॉपर यानी तांबे के लिए, Y तांबा Y कॉपर, प्लस L इस्पात Y इस्पात, ये आ गया। देखिए अब यहाँ पर मेरे पास सब कुछ है, ये दोनों लंबाइयाँ हैं मेरे पास। Y कॉपर I इस्पात के लिए मेरे पास सारणी है, एक सारणी है मेरे पास यंग गुणांक के लिए, तांबे के लिए भी है और लोहे के लिए भी है। ठीक, दोनों का है, दोनों के मान है मेरे पास, एक सारणी पीछे दी हुई है। यहाँ पर यंग गुणांक और प्रभाव सामर्थ्य दोनों के इसी पिछले पेज पे है। देखिए ये जो सारणी देख रहे हैं ये इसी पेज पे है, यहाँ से देख के मुझे मान लगा देना है। इन दोनों का लंबाई है, भार का मान हल करने पर प्राप्त हो जाएगा मुझे। आंकिक मान आप लगाएंगे इसमें सूत्र में और जांच करेंगे। भार जो आ रहा है 1800 न्यूटन, 1800 न्यूटन का ये भार है। ठीक, तो समझ में आ गई बात कि दोनों में लंबाई। अब बात यहाँ ये आती कि क्या दोनों पर एक ही भार पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये भार लटका हुआ है, ये पूरी की पूरी दोनों की लंबाई में फैला हुआ है तनाव के रूप में। आप जानते हैं डोरियों में तनाव के रूप में ऊपर तक ये पहुंचा हुआ है, और यहाँ जहाँ ये बांधी हुई है, छत है, मान लीजिए ये छत है, तो छत तक ये पहुंचा हुआ है। ठीक, चलिए अब लेते हैं अगला उदाहरण।
उदाहरण 9.3। कुछ सर्कस के खेल पर आधारित ये बात है। कह रहा जी सर्कस के खेल में एक आदमी ने बहुत सारा वज़न उठा लिया है। इस आदमी ने जो कुल वज़न उठा रखा है, कुछ अपना वज़न है, कुछ ऊपर कुछ और खिलाड़ी हैं फट्टों पर खड़े हैं, उनका वज़न है। तो खिलाड़ी सहित जो कुल वज़न है, कुल भार है, वो बताया गया वो है 280 किलो। 280 किलो। ठीक। अब इसमें इस खिलाड़ी का अपना वज़न भी है। अपना वज़न अगर शामिल ना करें तो इसका अपना वज़न कितना है? 60 किलो। पिरामिड की तली पर अपनी पीठ के बल लेटे हुए व्यक्ति का द्रव्यमान। ठीक। तो उठाया गया भार कितना हो गया? 280 में से 60 किलो घटा दिया तो कितना बच गया? 220 किलो भार। ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किलो भार नहीं होता। भार वो जब बनता है जब हम उसे बना देते हैं वेट, जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुल मिलाकर यह व्यक्ति जो आप देख रहे होंगे चित्र में, जो सबसे नीचे लेटा हुआ है मेज पर, सारा वजन जिसने उठा रखा है, इस पर कुल वजन पड़ रहा है 220 किलो का भार। ठीक। कह रहा जी यह इसकी एक हड्डी पर पड़ता है, ऊर्ध्व अस्थि। ऊर्ध्व अस्थि बोलते हैं उस हड्डी को जिस पर यह वजन पड़ता है। और कितना उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, यानी वह हड्डी की लंबाई घटेगी। अगर ये दाब पड़ेगा तो हड्डी में थोड़ा सा संपीड़न होगा, उसकी लंबाई घटेगी। और हड्डी का जो यंग गुणांक है वो आपको बताया गया है। ठीक। त्रिज्या कितनी है और लंबाई कितनी है? कहता है फीमर, इसकी लंबाई जो है, लंबाई है 0.5 मीटर और इसकी जो त्रिज्या है आर वो है 2 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2 मीटर। ठीक। और जो सारणी से आया यंग गुणांक है वो कितना है? 9.4। हड्डी का यंग गुणांक, यानी हमारे शरीर में जो हड्डी है उसका यंग गुणांक दिया हुआ है। ठीक। वो कितना है? 9.4 गुणा 10⁻⁻⁻, प्लस 9 मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक। अब हड्डी की लंबाई में परिवर्तन कितना है? तो लगा देंगे फॉर्मूला अपना, ये वाला लगा देंगे, डेल्टा एल FL बटे AY। ठीक। यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी A की, तो A कितना लगा देंगे? A लगा देंगे πr², क्योंकि त्रिज्या बताई गई है, हमने उसे मीटर में बदल लिया है, सब कुछ जो है दिया है। यह यंग गुणांक सवाल में नहीं है, सारणी में है, पीछे सारणी की हड्डी से हड्डी का जो यंग गुणांक है वो देख सकते हैं। ठीक। अब मान लगा देने पर डेल्टा एल का मान जो है आएगा, यहाँ पर जो भार है F वो कितना लगेगा? वो F लगेगा 220 गुणा 9.8 न्यूटन। ये बल लगेगा भार, जो कि mg के बराबर होगा, वेट होगा। ये सारे मान लगा देने पर डेल्टा एल का मान जो है आएगा, ये सारे मान आप लगा के देखेंगे, क्योंकि मैं अगर इन्हें गुणा करूँगा, भाग करूँगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा। आप इन सब मानों को यहाँ से उठा के इस सूत्र में रख के देखेंगे, एरिया यहाँ से निकाल लेंगे, आर यहाँ पर है ना? तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4.55 10⁻⁻5 मीटर। ठीक। और अगर देखें ये आ जाएगा 4.55 10⁻³ सेंटीमीटर। यह बहुत कम अंतर है। ऊर्ध्वास्थि में भिन्नात्मक कमी होगी। कितना कितना परसेंट आ रहा है? अगर इसे डेल्टा एल बाई एल करके 100 से गुणा कर दूं तो ये आ रहा है बस 0.0091%। यानी हड्डी में लगभग परिवर्तन नहीं है, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन आया है। ठीक। यह हो गया आपका उदाहरण जो हड्डी के यंग गुणांक पर आधारित था। ठीक। चलिए
ये हमारा था यंग गुणांक। आते हैं अगली क्लास में। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास है, एनसीईआरटी के हल अपन करते हैं सारे, उसमें और सवाल भी हैं, कुछ ग्राफ भी हैं, ग्राफ पर आधारित सवाल भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो 3 उदाहरणों से ये स्पष्ट हो गया कि भाई ये सूत्र काम कैसे करता है, ये सूत्र लगता कैसे, बल कहाँ से आता है, बल कहाँ लेते हैं, यंग गुणांक कैसे लगता है, लंबाई लंबाई एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है मान लीजिए, तो ये एरिया जो है कैसे हमें निकाल के लगाना होता है। ये बात स्पष्ट हुई, तीनों उदाहरण हमारे क्लियर हो गए हैं। अगली क्लास में हम रखेंगे अगला गुणांक। ठीक।